नो, पूनम मैम को बोल दो। मैम और कुछ तो नहीं लगाना बाकी। So the compound that we are going to start is K2Cr2O7. K2Cr2O7 में मैं तुम्हें बोल रही हूँ सब ये क्या नाम है, स्वयं ध्यान ऊपर होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। अगर मैं 2K हटा दूं तो Cr2O7 2 नेगेटिव, इट्स अ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन आती है, मतलब कि इसको बनाते कैसे हैं। इट्स अ 3 स्टेप प्रेपरेशन, और इन 3 स्टेप में आपके पास 4 चीज़ें आने वाली हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। 3 स्टेप प्रेपरेशन करने से पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक इसमें क्रोमाइट और आएगा, और जिससे इसको हम प्रिपेयर करने वाले हैं। पहले उस क्रोमाइट और को क्रोमेट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया जाएगा। 3 चीज़ें आएंगी। हमने प्रिपेयर क्या करना है, मेरे साथ बोलो, डाइक्रोमेट। हमने प्रिपेयर क्या करना है, डाइक्रोमेट का फुल फॉर्म क्या, फॉर्मूला क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव। और अगर मैं पूरा फॉर्मूला बोलूं K2Cr2O, ठीक है। और अगर मैं 2K हटा दूं, आयनिक फॉर्म में पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7। और अगर नॉन आयनिक फॉर्म में पूछूं मतलब कि विद के, तो क्या फॉर्मूला है, K2Cr2O। तो हमें प्रिपेयर क्या करना है, Cr2O7। लेकिन पहले हम अर्थ से और निकालते हैं ना, मिनरल्स निकालते हैं। तो जिस मिनरल से हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं दैट इज क्रोमाइट। अब क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या है, क्रोमाइट का फॉर्मूला है Cr2O4। Cr2O4 पहले ये क्रोमेट में बदलेगा, जब ये क्रोमेट में बदलेगा तो Cr कम हो जाएंगे, Cr एक कम हो जाएगा। क्रोमाइट और क्रोमेट के फॉर्मूले में फर्क समझो। क्रोमाइट में Cr भी 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। क्रोमेट में Cr एक रह जाएंगे, ऑक्सीजन कितने रहेंगे, पर हमने क्रोमेट से डाइक्रोमेट करना है। डाइक्रोमेट मतलब क्रोमियम भी डबल करने हैं, ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट डबल ही हो रहे हैं, 4 से 8 नहीं हो रहे, 4 से कितने हो रहे हैं। तो तीनों का फॉर्मूला याद हो गया। रट्टा ही है ये, अभी वाला पार्ट रट्टा है। जब इक्वेशंस करवाऊंगी वो अपने आप बनाओगे, अभी प्रेपरेशन तो रट्टा ही है, बिकॉज दिस इज हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। तो पहले क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या है, क्रोमाइट में कितने Cr है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, विद Fe। क्रोमाइट आयरन का है, तो फॉर्मूला पूरा क्या हो गया क्रोमाइट का, FeCr2O। पहले स्टेप में वो क्रोमेट में बदलने वाला है। क्रोमेट में क्या है, एक Na है, सॉरी Na2, Cr कितने हो गए, 1, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अब इसको किस में बदलना है, डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट में मतलब Cr भी कितने हो जाएंगे, डबल, ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, डबल, 4 से 7, ठीक है। चलो अब स्टेप 1 में, स्टेप 1 है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और टू क्रोमेट, यानी कि आपने धरती से क्रोमाइट और निकाला, मिनरल निकाला, और पहले स्टेप में वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, क्रोमेट में कन्वर्ट होने वाला है। अब ये स्टेप याद कर लो। क्रोमाइट को क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। तो ऑक्सीडेशन होगी क्रोमाइट और की, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली Na किसको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन कितने Na रिप्लेस करेंगे, Fe को, 2, क्योंकि Fe की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है। Fe की वैलेंसी कितनी होती है गाइस, तो जब Na रिप्लेस कर रहे हैं Fe को, तो कितने Na रिप्लेस करेंगे, और Cr एक कर देना। अब इसमें ये जो क्रोमेट बनेगा ये येलो कलर का बनता है। इसका जो कलर होता है, व्हाट इज द कलर चेंज व्हेन क्रोमाइट इज गोइंग टू चेंज टू क्रोमेट। फर्स्ट स्टेप में हमें कौन से कलर का क्रोमेट मिलेगा, येलो कलर का, और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट Fe और O का, Fe2O3 और CO2, ये तो लर्न ही करना है। स्टेप 1 में भी क्रोमेट मिला है, पर हम तो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाइक्रोमेट की। तो मुझे क्रोमेट को क्या करना है, ऑलमोस्ट क्रोमेट को डाइक्रोमेट डबल करना है। अब देखो कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट टू डाइक्रोमेट, देखा गया है कि जो क्रोमेट आपको मिला है CrO4, जिसको आपको डबल करना है डाइक्रोमेट में, इनमें pH का फर्क होता है। pH मतलब अगर हम इसको एसिडिक मीडियम दे देंगे तो क्रोमेट ऑटोमेटिकली डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आपने ये स्टेप लर्न करना है कि स्टेप 2 में क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे विद एसिडिक मीडियम, यानी कि pH इंक्रीज करेंगे बाय एडिंग, डिक्रीज कर रहे हैं बाय एडिंग, और द कलर चेंज विल बी फ्रॉम येलो टू,
क्योंकि जो आप डाइक्रोमेट बना रहे हो ये कौन से कलर का बन रहा है? ऑरेंज। जो पहले स्टेप में बना था वो कौन से कलर का था? अब ये डाइक्रोमेट तो बन तो गया, बट ये कौन सा डाइक्रोमेट बना है? Na। हमें कौन सा बनाना है? K2Cr2O। लेकिन स्टेप 2 में जो हमें डाइक्रोमेट मिला है वो कौन सा मिला है? Na2Cr2O। सो व्हाट्स गोइंग टू बी स्टेप 3? कैन यू गेस? स्टेप 3 क्या होगा कि Na2Cr2O7 में KCl डाल दो या कोई भी पोटेशियम का सोल्ट डाल दो ताकि वो K एक्सचेंज कर ले और Na ले ले। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 होगा कि आपको Na2Cr2O7 तो मिल ही गया, आपको क्या मिल चुका है? Na2Cr2O, पर हमें बनाना क्या है? तो इसके अंदर आप कोई ऐसा सॉल्ट डालोगे ना जो K दे दे और Na ले ले। व्हाट इज दैट सॉल्ट? तो K ने Na को K को रिप्लेस कर दिया। देखो ये 3 स्टेप हैं। आप सोच रहे होगे कि मैं इतना एम्फोसिस दे रही हूँ, मैं मरवा रट्टा ही रही हूँ, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्टेप बिकॉज प्रेपरेशन है, इन चीज़ों के साथ में आपको कुछ भी नहीं वो कर सकती। मैं बस आपकी एक हेल्प कर रही हूँ कि क्रोमाइट इज Cr2O4, क्रोमेट इज Cr1 हो गया, O कितने हैं? फिर डाइक्रोमेट इज Cr2O7, फिर दोबारा डाइक्रोमेट Cr2O। तो 3 स्टेप में 4 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन कौन सी? पहले क्रोमाइट, पहले कौन इन्वॉल्व हुआ? क्रोमाइट में क्या है? कितने Cr हैं, कितने O हैं? Cr2 है, O। क्रोमेट में Cr कितने रह गए और O अभी भी कितने हैं? डाइक्रोमेट में Cr भी कितने हो गए, O भी कितने हो गए? ऑलमोस्ट डबल, 7। और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 3 स्टेप की प्रेपरेशन, इसको लर्न इट, जैसे मर्जी लर्न करो। आई एम पुटिंग अ 5 स्टार ऑन इट। और पंजाब बोर्ड वाले तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इतनी फेवरेट है ये एग्जामिनेशन में। आई हैव सीन सो मेनी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पंजाब बोर्ड में सीधा आ जाएगी कि राइट द प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और CBSE में कैसे आएगी? देयर इज एन ओर A which when reacted with Na2CO3 we got a yellow color compound, है ना? And then that yellow compound on increasing the pH we got a B compound which is orange color. Then that orange color is converted into the another compound D. Identify ABCD. I have seen a question coming in the form of जो identification problem ऑर्गेनिक्स में करते थे ना, अल्डिहाइड के टोन्स में, वो D and F ब्लॉक से भी डाल सकते हैं। CBSE वाले इतने खराब हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं डालते। तो कहने का भाव ये है कि चाहे सीधा आए चाहे टेढ़ा आए, करेगा तो वही ना जिसको आती होगी। जिसको सीधी सीधी प्रेपरेशन आती होगी वो फटाफट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो मेरे साथ याद करेंगे। स्टेप 1 क्या था? कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और टू क्रोमाइट का फॉर्मूला मेरे साथ बोलो। FeCr कितने दें? O। और डाला क्या था? Na2CO3 प्लस, बना क्या था? Na2। क्योंकि Na जब Fe को रिप्लेस करेगा तो 2 Na आएंगे। Na2 Cr कितने हो गए? 1। O कितने हो गए? सोडियम क्रोमेट, कलर क्या आ गया? येलो। ठीक है, उसके बाद बाई प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस CO2 याद हो जाएंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में सोडियम क्रोमेट को किस में कन्वर्ट करना है? सोडियम डाइक्रोमेट। और मैम ने क्या कहा था कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए पीएच का रोल है। पीएच से आपको किसकी याद आएगी? H पॉजिटिव। तो फिर आपने क्या डालना है? Na2CrO4 में H, Na2CrO4 में क्या डालना है? H पॉजिटिव। और क्या बन जाएगा? Na2Cr2, Cr भी डबल थे, O भी डबल, राइट? एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, और साथ में वाटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव ऑलरेडी गॉट सोडियम डाइक्रोमेट, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। Na2Cr2O7 मिल चुका है, उसमें हम कोई भी KCl या कोई भी पोटेशियम का सॉल्ट डाल देंगे, वो K दे देगा, Na ले लेगा। तो Na2Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो चुका है? K2Cr2O7। Without taking a minute, write these 3 steps in your notebook right now, because जितनी लिख के प्रैक्टिस होगी इस टॉपिक की, एक दिन फालतू लग जाए। फटाफट क्विकली राइट द प्रेपरेशन। जाओ भवे देख के आओ। मैम सेकंड स्टेप है पॉजिटिव पीएच इंक्रीज डिक्रीज, फॉरवर्ड जाते डिक्रीज, बैकवर्ड आते। लिखो प्रेपरेशन, लाइक इतनी टाइम नहीं लगाना। इसमें बैलेंस करना जरूरी है। नहीं, वो तो उस कंपाउंड का नेचुरल कलर है।
हाँ, इंटरनली तो उनके अंदर डीडी ट्रांजिशन ही हो रही होगी। और घर से होमवर्क 3 टाइम्स लिख के आनी है। 1 टाइम अभी लिखो और घर से कितनी बार लिख के आनी है? 3 टाइम्स घर से अभी एक बार। कम ऑन करनी है। कौन सी चीज बैलेंस नहीं है? बैलेंसिंग आपकी CR2 4 हो चुके हैं मैम, आपको आपने 2 कैसे लगा नीचे साइड Guys, did I give you time to talk and laugh? हाँ? कंप्लीट करो। बैलेंस मैं कर रही हूँ। बस 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 बस। आपके सवाल भी मैम को हेल्प थी इसी की I didn't ask you to talk. मैम वैसे इसको बैलेंसिंग कंडीशन जरूरी नहीं है, बट अगर कोई करना चाहता है तो मैं उसके लिए लिख रही हूँ। हाँ, नेम तो पता होने चाहिए। हाँ नहीं, जो गर्ल्स बोल रही है हमको ज्यादा आता है तो यहीं पे आके लिख के दिखाएं रिएक्शन। Balancing is not important. Right? What happened? क्यों जाना है? फिर आए क्यों थे क्लास में? लिख ली? घर से मेरी बिलीव कर लो कि अगर आज आपने 3 बार लिख के इसको फाइनल कर लिया तो हो जाएगी। अगर सोचोगे आज समझ आ गई बट इसको घर जाके 3 बार नहीं लिखोगे, 2-3 बार फिर भूल जाओगे, बिकॉज इट्स जस्ट अ रट्टाफिकेशन। तो उसको थोड़ा अभी से पक्का कर लो। और वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो अगर आपको 3 बार लिखोगे याद हो जाएगा कि क्रोमाइट इज FeCr2O4, क्रोमेट इज Na2Cr1O4, डाइक्रोमेट इज Na2Cr2O7 and potassium dichromate is K2Cr2O। नहीं लिखनी है, प्रेपरेशन है यार, प्रेपरेशन। हाँ, साइड नहीं है ये, बाय प्रोडक्ट, इसको साइड लाइन मत करो। चले आगे। कितनी बार लिख दिया घर से इसको?
मत करो प्लीज, बात मत करो प्लीज। आज का लेक्चर बाहर जाके करना। नहीं आपकी कौन सी नहीं मेरे को पता है तुम करते हो, और रोज ही हो गया तुम्हारा। नहीं मैं तो बोलता हूँ। मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हो। चले गाइस, चलो। अब after doing the preparation, 3-step preparation, we have to do certain properties, जिसमें से सबसे important oxidizing property है, जो मैं आपको एक property समझाऊंगी, उसकी अगली properties यानी कि जो उसकी अगली reactions आप खुद ब खुद लिखने लगोगे। और अगर आप खुद लिखना नहीं सीखोगे ना तो लर्न तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी हैं। तो आई विल गिव यू शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, सब कुछ दूंगी। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, पहले 1-2 प्रॉपर्टीज तुम्हें जनरल पता होनी चाहिए, जो 1-1 मार्क की, 2-2 मार्क्स की आ सकती हैं। एक तो सबसे पहले जो आप K2Cr2O7 पढ़ रहे हो, अगर आप इसकी लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करो तो ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। सो व्हाट अबाउट द कलर? दे फॉर्म ऑरेंज क्रिस्टल। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर नॉट वेरी मच सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, बट येस अगर आप हॉट वाटर करोगे तो इनकी सोल्यूबिलिटी स्पैरिंगली सोल्यूबल है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, एज फार एज द कलर इज कंसर्न, देन दे फॉर्म ऑरेंज क्रिस्टल्स। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अब कई बार ना आपको अगली प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट, कि अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा। एक्शन ऑफ हीट, अगर ऐसे ना कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है K2Cr2O7 डेल्टा, कंप्लीट द रिएक्शन। तो आप अगर कंप्लीट द रिएक्शन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करो तो ये पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप स्टेप्स में रिएक्शन करे थे तो स्टेप 2 में पहले क्रोमेट बना था, स्टेप 1 में पहले क्या बना था, क्रोमेट को फिर किस में कन्वर्ट किया था, तो डाइक्रोमेट जिससे बना है वो उसी में ब्रेक हो जाएगा। तो K2Cr2O7 जब क्रोमेट में कन्वर्ट होगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, बट बोलो। K2Cr2O, Cr भी कम हो गए, ऑक्सीजन भी क्या हो गए, कम। और इसके अलावा 2 बाई प्रोडक्ट हैं, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब ये लर्न ही करना है। एक्शन ऑफ हीट में भी मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज़ द ऑब्जर्वेशनल साइंस, उन्होंने देखा और उन्होंने आपको बताया। बट ये रिएक्शन अगर तुम बोलोगे कि इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूँगी येस, क्योंकि बहुत बार मैंने सैम्पल पेपर में देखा है कंप्लीट द रिएक्शन K2Cr2O7 एरो के ऊपर डेल्टा लगा देते हैं। डेल्टा का मतलब है कि जब आप K2Cr2O7 पे हीट कर रहे हो उस हीट का क्या एक्शन हो रहा है। तो हीट का क्या एक्शन हो रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेशियम क्रोमेट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या 2 बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज टू बी लर्न इट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगली, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन द कलर ऑफ
डाइक्रोमेट आयंस। अब बड़ी अजीब सी बात है कि चेंज हम पीएच में ला रहे हैं और चेंज कलर में आ रहा है। उसका कारण यह है कि जब मैं आपको प्रिपरेशन करा रही थी तो मैं तुम्हें बता रही थी कि क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, और इन दो सोल्यूशन में फ़र्क पीएच का है। आप एक रिएक्शन याद कर लो, ये वाली Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज। जब आप इनका सोल्यूशन बनाते हो कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली क्रोमेट आयंस में कन्वर्ट होने लगते हैं बाय रिलीजिंग H पॉजिटिव आयंस। मतलब अगर आप डाइक्रोमेट आयन का सोल्यूशन बना के चले जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद क्या होंगे, किस पीएच पर बनाओगे, अगर pH 4 पे, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। अब इसको देखो कैसे समझाना है। मान लो आपने ये सोल्यूशन बनाया, ठीक है। अब इस वक्त इसमें इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब थोड़ा थोड़ा आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर होगा, और थोड़ा थोड़ा क्रोमेट आयन है, तो थोड़ा सा कलर क्या होगा, येलो। मतलब एक स्टेबल सा कलर होगा, चाहे वो थोड़ा सा ऑरेंजिश होगा, थोड़ा येलोइश होगा। अब क्या होगा, मान लो किसी ने इसमें पीएच बढ़ाने की कोशिश करी। पीएच बढ़ाने का क्या मतलब होता है, एसिड डालना या बेस, OH नेगेटिव, क्योंकि बेसिस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो अब तुमने अगर पीएच बढ़ाने की कोशिश करी, मतलब तुम क्या ऐड कर रहे हो, एल्कली। केस 1 देख लो कि तुम पीएच इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम इस सोल्यूशन का पीएच इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब तुम बेस डाल रहे होगे। बेस क्या देता है, अगर OH नेगेटिव तुम डाल रहे हो, OH नेगेटिव किसको कंज्यूम करेगा, OH नेगेटिव किसको कंज्यूम करेगा, यानी कि एक तरह से तुम H पॉजिटिव खत्म कर रहे हो। और अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो ली चैटलियर ने क्या कहा था कि रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर इट मिनिमाइज द चेंज। तुम अल्कली डाल के क्या चेंज ला रहे हो कि तुम उस H पॉजिटिव को खत्म कर रहे हो, तो रिएक्शन जाएगी कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊं जहां H पॉजिटिव बने। तो H पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं या बैकवर्ड, तो रिएक्शन एकदम से फॉरवर्ड जाने लगेगी और कलर चेंज ऑरेंज से कहाँ पे जाने लगेगा, येलो। केस 2 है, अगर तुम पीएच घटाते, पीएच घटाने का मतलब है कि तुम क्या डालते, एसिड डालते। एसिड क्या देता, तो अगर तुम ऑलरेडी H पॉजिटिव डाल रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि तुम भी H पॉजिटिव डाल रहे हो, और रिएक्शन भी अगर फॉरवर्ड चलेगी फिर तो H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे। जबकि ली चैटलियर ने क्या कहा था कि रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर इट मिनिमाइज द चेंज। तो अगर तुम H पॉजिटिव डाल रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की जगह कहाँ जाने लगेगी, ताकि जो तुम H पॉजिटिव डाल रहे हो वो खत्म हो। बैकवर्ड जाने के लिए कलर चेंज कहाँ से कहाँ आ जाएगा, येलो टू। तो देखो तुम पीएच चेंज कर रहे हो पर चेंज दिख किस में रहा है, कलर में। तुमने तो या तो पीएच बढ़ाया या तुमने पीएच बढ़ाया, तो कलर चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, ऑरेंज टू। और जब तुमने पीएच घटाया तो कलर चेंज कहाँ से आया, येलो टू। वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पंजाब बोर्ड। पंजाब बोर्ड के एग्जामिनर्स तो दे लव दिस क्वेश्चन, दे ऑलवेज पुट दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द चेंज ऑफ कलर विद द चेंज इन पीएच की। और अगर किसी ने ये आंसर इस रिएक्शन के बगैर दिया ना, उसको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन से ही पता लग रहा है कि अगर तुम H पॉजिटिव बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए, और अगर तुम H पॉजिटिव घटा रहे हो, OH नेगेटिव डाल रहे हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है ना आंसर का, वो इस रिएक्शन के रेफरेंस में ही देना है कि एज सीन द रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, so when we increase the pH, that is alkali is added, OH negative consumes H positive, so in order to cover up the reaction start moving in the forward direction, the color changes from orange to, when we decrease the pH, that is we add H positive, तो हम H positive पहले से ही डाल रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बल्कि उसको खत्म करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, and the color change will be yellow too। बस एज इट इज अगर तुमने ये इक्वेशन लिख दी और ये केस 1 और केस 2 स्टडी समझा दिया कि व्हेन द कलर चेंज विल बी फ्रॉम ऑरेंज टू येलो एंड व्हेन द कलर चेंज विल बी फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, विल गेट फुल मार्क्स। लिखना है ये एक्शन ऑफ हीट और ये इफेक्ट ऑफ पीएच कि मैं भेज दूंगी या ऑलरेडी नोट्स में है, ठीक है। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। आर यू रेडी फॉर डूइंग द मेन टॉपिक?
ठीक है, अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। आज का मेन टॉपिक है कि क्यों पढ़ रहे हैं K2Cr2O7। ठीक है, उसकी प्रेपरेशन रट्टा मार ली, उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली कि क्या एक्शन होगा जब उसको हीट करेंगे या क्या एक्शन होगा जब pH चेंज करेंगे। द मेन टॉपिक इज दैट K2Cr2O7 इज अ एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम्हें याद हो, जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक्स भी पढ़ा रही थी तो तुम्हें बोलती थी कि अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में करनी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। तब भी हम क्या डालते थे? K2Cr2O। That means such a good oxidizing agent, it can oxidize inorganic compounds, it can oxidize organic compounds। तो करता कैसे है? अब सबसे पहले तो एक बात याद कर लो कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ओनली इन द एसिडिक मीडियम। मतलब अगर तुम कहोगे कि K2Cr2O7 अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सके, नहीं। तो पहले तुम्हें एक बेसिक रिएक्शन है जो याद करनी है, वो ये वाली है। सारे मेरे साथ याद करना, एक रिएक्शन याद कर लो पहली, उसके बाद सारी अपने आप लिखोगे, प्रॉमिस है मेरा। बट एक रिएक्शन मेरे साथ याद कर लो। हर्षित, स्वयं, सारे बोर्ड पे ध्यान दो। We are doing the oxidizing properties of K2Cr2O7. I promise you, I will make you learn only one reaction which is in steps। मतलब एक रिएक्शन को भी याद करने के लिए I need your 5 to 10 minutes। बट अगर तुमने एक रिएक्शन वो समझ ली, उसके बाद अगली रिएक्शंस तुम खुद लिखने लगोगे, ये मैं तुम्हें मतलब एक I can promise you। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले पहली रिएक्शन जो आपको K2Cr2O7 की याद करनी है वो ये है कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, बट इन द एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब K2Cr2O7 एसिड में डाला जाता है या एसिड K2Cr2O7 में डाला जाता है तो क्या रिएक्शन होती है। तो सोचो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले K और SO4 का क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार तो याद करो, एक बार K2SO4। क्रोमियम का SO4 के साथ क्या बनेगा, Cr2SO4 कारण क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है, क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो क्रिस क्रॉस करोगे Cr2SO4, पर ये तुम्हें करके नहीं लिखाना, अब तो तुमने रट ही लेना है। एक बार याद कर लो, अगली बार तो तुम्हें याद ही हो जाएगा कि K2Cr2O7 को जब H2SO4 में डालना है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं। पहला प्रोडक्ट कौन सा बनना है, K2SO। दूसरा प्रोडक्ट क्रोमियम का SO4 के साथ क्या बनना है, Cr2SO4 फोर्थराइज। और H और O को बैलेंस करने के लिए तुमने वाटर डाल दिया। अब जब तुमने इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करी, K यहाँ पे 2 थे, ठीक है, यहाँ पे K 2 है, Cr यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cr 2 है, बट SO4 कितने यूज हो गए, 3 SO4 तो अकेले क्रोमियम ने ले लिए, 1 SO4 K ने ले लिया, तो SO4 4 हो गए। अब 4 हो गए तो H कितने हो गए, 8। तो H को 8 करने के लिए यहाँ 4 लगाया। अब सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 7। पर वाटर में तो कितने ऑक्सीजन आए, तो यानी कि एक्स्ट्रा कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन ना निकलते, कोई भी चीज़ जो ऑक्सीजन देती है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करती है ना, तो ये तो इसकी बेसिक रिएक्शन है जो ये बता रही है कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हूँ। अभी तक इसने किसी को ऑक्सीडाइज किया नहीं है। ये जो अभी तुम्हें मैं पहली इक्वेशन याद करवा रही हूँ, ये तो बेसिक रिएक्शन है, तो हर इक्वेशन में आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ से तो पता लग रहा है कि ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिक इक्वेशन याद हो गई, दोबारा करो मेरे साथ याद। Why K2Cr2O7 is oxidizing agent in acidic medium? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये इक्वेशन लिख के आओगे, कौन सी बोलो मेरे साथ, K2Cr2O7 plus 4H2SO4 gives K2CSO4 Cr2SO4 3 4 molecules of water and how many nascent oxygen it is giving, 3। ठीक है, अब चलते हैं कि इसने ऑक्सीडाइज करना किसको है। अब 6-7 कंपाउंड हैं जो आपके सिलेबस में हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है, वो तुम याद कर लो। जैसे H2S को ये किस में ऑक्सीडाइज करता है,
अब कई बच्चे कहेंगे मैम ये ऑक्सीडेशन हो रही है, हाँ हो रही है, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सही बात है ना, H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि H2S में से तुमने H रिमूव कर दिया। अब अगली इक्वेशन क्या होगी, H2S को ऑक्सीडाइज करना है, H2S लेंगे, ऑक्सीडाइज करता कौन है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, और H2S किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में, और H2 और O ने बैलेंस करने के लिए क्या बना दिया, H2, बट ऊपर से कितनी नेसेंट ऑक्सीजन आ रही है, इसमें कितनी यूज हुई, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये रिएक्शन क्या होगी, मिला, ऊपर देखो यार, 3H2S प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 3 सल्फर प्लस 3 वाटर। अब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को प्लस करोगे क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें एक ही इक्वेशन देनी है, तो जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर से आ रहे थे यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल। अब फाइनल इक्वेशन लिखो, फाइनल इक्वेशन आपको पेपर में ये आएगी कि कंप्लीट द रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस गिव्स K2SO4 प्लस वाटर, 4 ऊपर वाली रिएक्शन में, 3 नीचे वाली रिएक्शन में, 7 और 3 सल्फर। अब देखो, अब तुम सपोज पेपर में गए, अब इसकी आयनिक इक्वेशन क्या होगी, आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर दो, K2Cr2O7 को स्प्लिट करोगे तो कौन से आयंस में स्प्लिट होगा, 2K पॉजिटिव, और देखो कह रही हूँ एक इक्वेशन के लिए पेशेंस रख लो, अगली सारी अपने आप आ जाएंगी। अब ये थी इक्वेशन जो हमारी मेन है, अगर आपको नॉर्मल आई, अगर आयनिक इक्वेशन आएगी तो वो K पॉजिटिव नहीं देंगे, वो के लिए क्या देंगे, Cr2O7 2, क्यों, पहले इसको स्प्लिट करो, K2Cr2O7 को स्प्लिट करो, 2K पॉजिटिव, और H2SO4 को स्प्लिट करोगे तो किस में स्प्लिट करोगे, H2SO4 में कितने H पॉजिटिव दिख रहे हैं, 4 2 जा, और SO4 कितने दिख रहे हैं, 4। H2S को जो ऑक्सीडेशन करनी है तो इसको तो स्प्लिट कर नहीं सकते, K2SO4 किस में स्प्लिट करोगे, 2K पॉजिटिव और Cr2O7 को, सबको स्प्लिट करोगे ना तो देखो क्या हुआ, SO4 से SO4, K पॉजिटिव से K पॉजिटिव, तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन आ गई। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जो गंदी सी शक्लें बना रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा, सुन लो, तुम्हें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें यही आयनिक क्वेश्चन आएगा, सारे सुन लो, पहले जब तुमने वो इक्वेशन स्टेप में करी तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कल को तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S गिव्स, तो तुम क्या समझोगे, तुम ये समझोगे कि K2Cr2O7 का क्वेश्चन आया है, H2SO4 क्यों डाला उन्होंने, एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन करनी किसकी है, ठीक है। अब जैसे तुम ये 3 चीजें देखोगे तुम्हें किसकी याद आएगी कि मैम ने बोला था कि जब भी K2Cr2O7 H2, मतलब अगर तुमने स्टेप में नहीं करके दिखानी तो मैं एक ही स्टेप में भी करके दिखा सकती हूँ, जो प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं वो याद कर लो। K और SO4 का कौन सा प्रोडक्ट बनता था, K2SO, प्रोडक्ट याद हो गया पहला। क्रोमियम और SO4 का जो प्रोडक्ट बनता ही बनता था Cr2SO4, मैं नहीं तुम बोल रहे हो, H और O का वाटर। अब इसमें तुमने नेसेंट ऑक्सीजन नहीं निकालनी क्योंकि तुम स्टेप वाइज रिएक्शन नहीं कर रहे, सीधा याद कर लो कि जिसकी ऑक्सीडेशन कर रहे थे ये किस में ऑक्सीडाइज होता था, H2S सल्फर में, और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर। अब तुमने ये रिएक्शन बिना स्टेप के भी कर ली, फिर अब तुम सोच रहे हो कि मैम फिर आपने स्टेप वाइज क्यों करवाई, स्टेप वाइज से रिएक्शन बैलेंस आती है, क्योंकि देखो ना जब तुम स्टेप वाइज करते हो तो तुम्हें पता लग गया था कि पहली रिएक्शन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे हैं, तो दूसरी रिएक्शन में भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन, अदरवाइज आप एक ही स्टेप में। अब जिन बच्चों को इक्वेशन मुश्किल लगती है ना उनको मैं ये एडवाइस देती हूँ कि ये 3 प्रोडक्ट तो बनने ही बनने हैं, ये तीनों तो बनने ही बनने हैं, जो मर्जी रिएक्शन K2Cr2O7 की आएगी ये 3 चीजें तो बनेगी बनेगी, तो ये 3 प्रोडक्ट तो रट्टा मार लो, ये 3 प्रोडक्ट तो रट्टा ही मार लो। कौन कौन से ये 3 प्रोडक्ट है, K2SO4
Cr2SO4 और वाटर। और चौथा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे पहली इक्वेशन हमने किसकी करी? H2S, तो हमें पता ही है कि H2S ने किसमें ऑक्सीडाइज होना है? सल्फर में। अब इसी की अगर आयनिक इक्वेशन आएगी तो कैसे आएगी? अगर इसी की पेपर में आयनिक इक्वेशन आएगी, सारे बोर्ड पे देखो, K2 की जगह सिर्फ Cr2O7 2 नेगेटिव दिया होगा, H2SO4 की जगह सिर्फ H पॉजिटिव दिया होगा, बाकी जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है वो दी होगी। अगर ये क्वेश्चन आता कंप्लीट द इक्वेशन, तो पहले तो तुम समझ आइए कि उन्होंने दिया क्या है। उन्होंने K2 Cr2O7 की जगह सिर्फ क्या दे दिया है? Cr2O7 2, यानी कि उन्होंने K2 Cr2O7 की कौन सी इक्वेशन दी है? आयनिक। H2SO4 पूरा लिखने की जगह उन्होंने सिर्फ क्या लिख दिया है? अब जब तुम्हें आयनिक इक्वेशन दी होगी, अब K का तो रोल ही नहीं है क्योंकि K तो है ही नहीं। Cr का जो प्रोडक्ट बनना ही बनना है वो Cr3 पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर तुम Cr2SO4 3 क्यों बना रहे थे? क्योंकि वो कौन सी वैलेंसी शो करता है? क्रोमियम कौन सी वैलेंसी शो करता है? 3। तो जो प्रोडक्ट बनना ही बनना है दैट इज Cr3। आयनिक इक्वेशन में K का कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि K है ही नहीं, K तो है ही नहीं ना। तो किसका प्रोडक्ट बनेगा? क्रोमियम का। क्रोमियम का कौन सा प्रोडक्ट है जो बनना ही बनना है? दैट इज Cr3। और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, और H2S की ऑक्सीडेशन किस में होनी है? सल्फर में। ये दोनों आपने कर दी। फर्क पहले पढ़ाने और अब पढ़ाने में क्या? पहले मैं आपको स्टेप वाइज करके दिखा रही थी। स्टेप वाइज उन बच्चों के लिए जिनको समझ आता है, जो फुल फ्लेज पूरी बैलेंस इक्वेशन लिख के आना चाहते हैं, वो वैसे करना। जिनको है कि यार हमें 1 नंबर का क्वेश्चन आया, हम प्रोडक्ट ही बना के आएंगे, तो प्रोडक्ट रट्टा मार लो कि जब K2 Cr2O7 की कंप्लीट इक्वेशन आएगी तो जो प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं, बोलो मेरे साथ, K2SO4 Cr2SO4। H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, बाकी जिसकी ऑक्सीडेशन है वो तो हम याद ही करके जाएंगे, वो भी मैं आपको याद करवाऊंगी। आयनिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बनने ही बने हैं, बोलो मेरे साथ, Cr3, H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर। अगर अब ये 2 चीजें समझ आएंगी, दूसरी इक्वेशन अब तुम खुद बताओगे, तुम खुद। हाँ, अब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं Ki को। जैसे H2S को कर रहे थे तो H2S किस में ऑक्सीडाइज हो रहा था? सल्फर में। Ki किस में ऑक्सीडाइज होगा? I2 में। अब देखो, अगर स्टेप वाइज करनी है फिर तो वही तरीका है। पहले मैंने बेसिक इक्वेशन लिखी। बेसिक इक्वेशन क्या थी? K2 Cr2O7 H2SO4 में क्या बनाएगा ही बनाएगा? K2SO4 + 4 वाटर, और साथ में कितने ऑक्सीजन निकल रहे थे? और जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है Ki की, उसमें ऑक्सीजन भी यूज हो रहा है, साथ में H2SO4 भी यूज हो रहा है। अब ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ जगह जिन्होंने पूरी लिख के दिखानी है उनके लिए है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? K क्या बना रहा है? K2SO4, और Ki की ऑक्सीडेशन तो किस में होनी है? अब जिन बच्चों ने डायरेक्ट लिखनी थी, जिन बच्चों ने डायरेक्ट, वो डायरेक्ट लिख सकते अगर ये इक्वेशन आती। कंप्लीट द इक्वेशन K2 Cr2O7 + H2SO4 Ki। जो प्रोडक्ट बनना ही बनना है, बोलो मेरे साथ, Cr2SO4 3, H और O को बैलेंस करने के लिए। और Ki की ऑक्सीडेशन तो हमें पता ही है किस में होनी है। बैलेंस के बगैर तो तुमने चारों प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर लिए कि K2SO4 बनना ही बनना है, Cr2SO4 3 बनना ही बनना है। एटलीस्ट तुम इक्वेशन छोड़ के तो नहीं आओगे। और इसी की अगर आयनिक इक्वेशन होगी, अगर इसी की आयनिक निशानी के आयनिक इक्वेशन की K नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा? Cr2O7, और H2SO4 की जगह क्या दिया होगा? और Ki की जगह सिर्फ क्या दिया होगा? I नेगेटिव। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनना ही बनना है? मैंने पहले ही बोला था, आयनिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बनना ही बनना है, बोलो मेरे साथ, और H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर, और I नेगेटिव या Ki तो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा था? तो तुम इक्वेशन छोड़ के आए। और यही इक्वेशन अगर पढ़ी ना हो, जब सैंपल पेपर में बच्चा देखता है कि Cr2O7 2 नेगेटिव + H पॉजिटिव + I नेगेटिव, हमें क्या पता क्या बनेगा? अरे सेम ही बनना है हर इक्वेशन में, बस हमें याद रखना है क्या क्या बनना है। Cr3 पॉजिटिव बनना ही, H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर बनना ही। तीसरा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, अभी तक हम 2 तो कर ही चुके हैं, अगर H2SO तो उसके लिए क्या बनाना है? सल्फर। Ki या I नेगेटिव हो तो क्या बनाना है? I2। तीसरा करो मेरे साथ। फेरस सल्फेट क्या होते हैं? FeSO4
उनकी ऑक्सीडेशन फेरिक में होती है Fe2SO4 3। फेरस और फेरिक में क्या फर्क है? फेरस में Fe के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +2। फेरिक में Fe के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अगर पूरा आएगा FeSO4 तो पूरा अब लिख के आना है Fe2SO4, लेकिन अगर सिंपल Fe2 पॉजिटिव आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन किस में करके आनी है? Fe3। अब करके देखो, अगर कंप्लीट द रिएक्शन आ गई, अगर कंप्लीट द रिएक्शन आ गई, थर्ड सारे देखो मेरे साथ, K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 नहीं, सिंपल H2SO4। किसकी ऑक्सीडेशन आई? फेरस की। फेरस का क्या फॉर्मूला होता है? FeSO। तो FeSO4 क्या बनाएगा? Fe2SO4। फेरिक, फेरिक का फॉर्मूला याद करो, फेरस इज FeSO4, फेरिक इज Fe2SO4। उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनने ही बने हैं वो बोलो मेरे साथ। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम अगर इतना ही सिंपल है फिर ऐसे करके क्यों दिखाना है? ऐसे फिर तीनों मैम मुक्कत वाले तो फिर ऐसे ही करेंगे कि पहले बेसिक रिएक्शन लिखेंगे, फिर जिसको ऑक्सीडाइज करना है फिर उसमें ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके फिर, हाँ ये उनका ही मेथड है, उनका क्या बुक में भी यही है। बट एक बार मैं तुम्हें, और अगर आयनिक इक्वेशन लिखनी है, क्या निशानी आयनिक इक्वेशन है? K2Cr2O7 की जगह क्या दिया होगा? Cr2O7 2, और एसिडिक मीडियम के लिए H पॉजिटिव। ऑक्सीडाइज करना किसको है? फेरस को। तो फेरस के ऊपर कौन सा चार्ज है? जो आयंस बनने ही बनने हैं, H और O को बैलेंस करने के लिए, और फेरस है तो किस में कन्वर्ट होगा? और अगर कंप्लीट भी लिखना हो यार क्या मुश्किल है? पहली इक्वेशन तो याद हो ही की थी। पहली क्या थी? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 3 प्लस 4 वाटर प्लस कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहे थे? 3। कितने निकल रहे थे? और फिर जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है H2S की करनी है तो उसकी करके और 3 से मल्टीप्लाई करके ये PDF भेजूंगी, बड़ा आसान है, वेरी इजी। नेक्स्ट, अब मैं पूरी करके दिखाती हूँ। अब पूरी करते हैं, और भी करनी है? हमें इतनी नहीं जा रही, बस हो गई। कल कंटिन्यू करते हैं, बट आज तुमने तुम्हारा होमवर्क सुन लो। नहीं नहीं, कोई 3 टाइम नहीं लिखनी, मैं पागल नहीं करूंगी तुम्हें। सुन लो, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है, कोई 3 बार नहीं है। सुन लो गर्ल्स, पहले K2Cr2O7 की प्रिपरेशन तो तुमने मेरे सामने लिख ही ली है, अभी अभी लिखी है ना। उसके बाद तुमने क्या लिखनी है? जो नोट्स मैंने ऑलरेडी PDF भेजी हुई है उसमें से प्रॉपर्टीज लिखनी है एक एक बारी नोट्स में। एक्शन ऑफ हीट, कलर वाला, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कितनी कराई है मैंने? 3 कराई है ना। पहली किसकी कराई है? H2S की, दूसरी Ki वाली, तीसरी FeSO4 वाली। ये तीनों पूरी पूरी लिख लेना। एंड वाली तो तुम्हें याद ही है, पूरी पूरी समझ रहे हो? मतलब पूरी पूरी जैसे नोट्स में दिए वैसे। कल जो यहाँ तक लिख के आएगा मैं उसी को क्लास में एंट्री दूंगी। एक बार लिखोगे याद हो जाएंगे। तुम एक्स्ट्रा कर लोगे तो कोई फायदा ही होगा। देखो अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार ना सैंपल पेपर में चेक कर लूंगी। वैसे सैंपल पेपर में हाँ, बट कई सैंपल पेपर में पूरी पूरी लिखी हुई है। चलो बता देना कल। नहीं, पूरी ही लिखनी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक फिर तुम कहोगे कि पूरी लिखनी है तो एक स्टेप में किसको बता रही हूँ? एक स्टेप में उनके लिए बता रही हूँ जो छोड़ के आने वाले हैं, उनके लिए बोल रही हूँ कि फिर तो तुम बस प्रोडक्ट ही लिख, लेकिन फिर तुम देख लो। हम तीनों कल शाम को देते हैं। कितने बजे? जिनका टेस्ट रहता है वो पहले तो टेस्ट। आदित्य कहाँ भाग रहे हो? कल 5:30 बजे टेस्ट दे देना तुम, यहीं इसी टाइम। हाँ, और टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी डिफरेंट। ये प्लीज बंद कर दो, मेमोरी फुल हो जाएगी।